ओके दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो स्पेशली डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड के लिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स, फ्रेशर, डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड। और ये मेरा फर्ज भी बनता है एज ए डिफेंस पर्सनल होने के नाते कि हमारा जो भी साथी रिटायर्ड हो, चाहे वो जेसयू साहब हो, चाहे वो एनसीओ हो, चाहे वो आर्ट्स, सिविल में सारी ट्राई करने के बाद या किसी की एज सिविल के हिसाब से ऊपर हो गई और या सिविल की ट्राई पूरी कर ली, बात कहीं नहीं मिली, तो आप एक इंडस्ट्रियल में सिक्योरिटी फील्ड में अपना भाग आजमा सकते हैं, एक अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन और अच्छी फैसिलिटी के साथ। फैसिलिटी की फिर दो ही बात करेंगे, ऑन रोल और ऑफ रोल। तो यहां मैं स्पेशली ऑन रोल पे जोर दूंगा और ऑफ रोल के बारे में हल्का सा हिंट्स दूंगा डिफेंस पर्सनल के लिए। जैसा कि सिविलियंस वाले वीडियो में मैंने ऑफ रोल पे ज्यादा जोर दिया था और ऑन रोल के लिए उनको इन्वाइट किया था, मोटिवेट किया था। यहां ऑन रोल जॉब पे ज्यादा प्रेशर दूंगा कि ऑलरेडी यू आर मैच्योर्ड फ्रॉम डिफेंस पर्सनल और आप वहां जो एक्टिविटीज है करके आते हैं, यहां सिर्फ आपको सिविल में मर्ज होना है, सिविल में ढलना है। आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं सिविल में XYZ आदमी ढल नहीं पाया, वो ढलना ही मेन चीज है। तो जब भी आपकी पेंशन डेट आ जाए, आप तभी से अपनी सिविल के हिसाब से तैयारी शुरू कर दें, चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब में जाएं या आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं। आपको पब्लिक के साथ तो कनेक्टिविटी करना ही पड़ेगा। आप IB में जाएं, आप रेलवे में जाएं, आप बैंक में जाएं, आप इंडस्ट्री फैक्ट्री में सिक्योरिटी अफसर में जाएं, आप इंडस्ट्री में एडमिन में आए। मेरा एक वीडियो पीछे बना हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स इन द इंडस्ट्री एनरोल्ड बाय द सिक्योरिटी डिफेंस पर्सनल। हम 6-7 तरह की जॉब सिविल में आके डिफेंस पर्सनल इंडस्ट्री लाइन में भी, सिविल सेक्टर में भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात अलग है, जो क्वालिफाइड है अपने गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। बाकी पब्लिक कनेक्टिविटी आपकी सबसे होनी है, इसीलिए अपने को सिविल के हिसाब से प्रिपेयर करके आए। क्योंकि फौज में आप देखते हैं, डिफेंस में देखते हैं आप, हमारी कई तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। एज ए सिविल होने के नाते अभी मैं उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं। और सिविल में ये एब्यूजिव लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज नहीं चलती है। सिविल में सब सबऑर्डिनेट होते हैं और डिफेंस फोर्सेज में अपना सीनियरिटी और जूनियरिटी के आधार पर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। वहां एक लॉ है, वहां एक नियम है, वहां एक स्ट्रिक्टली नियम लागू किए जाते हैं। सिविल में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रिक्टनेस, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, ये सब कुछ साथ लेके चलना है। तो पहला मेरा मूल मंत्र आपके लिए यही है कि जब भी आप सिविल में आए, बिल्कुल अपने को सिविल के हिसाब से ढाल के आए। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि जब हम 10-20 साल, 20-25 साल पहले जब हम डिफेंस में जाते हैं तो हमारा सिविल से लाइन कट हो जाती है। हम आते जरूर है टाइम टू टाइम अपने रिलेटिव से मिलने, अपने घरों पर, लेकिन हम उनमें उतना नहीं मिल पाते, तब तक हमारी लीव खत्म हो जाती है और हम वापस आते हैं। और जब परमानेंटली यहाँ रहना पड़ता है तब हमें पता लगता है कि जो हम सिविल का माहौल छोड़ के गए थे बहुत ऊपर तक चला जाता है, जिसमें हम घुल नहीं मिल पाते। इसीलिए मैं बोलता हूं सिविल में सफल होना है तो आपको इसमें घुलने मिलने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी है। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं दोस्तों। थैंक यू। क्वालिफिकेशंस, अभी हम सिर्फ डिफेंस पर्सनल और ऑन रोल जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ रोल का हिंट्स, 10th 12th लगभग हम डिफेंस में जाते हैं। अब 8th वाला जमाना चला गया जब कभी 5 क्लास 8 क्लास हमारे ग्रैंडफादर लोग या हमारे फादर लोग गए होंगे। बट आज की बात 10th 12th कंपल्सरी एंड अबव जो भी है। किसी ने आर्मी में जाकर ग्रेजुएट किया, डिफेंस में जाकर ग्रेजुएट किया, किसी ने MBA किया, किसी ने ITI किया, XYZ, जो भी आपकी डिग्री है उसके अनुसार आप सिविल इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं। खाली सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, आज हम दोनों चीज कवर करेंगे साथ साथ। डिफेंस पर्सनल भी, JCOs, NCOs एंड अदर रैंक्स, ORs, हमारे जवान। आर्मी ग्रेजुएट आजकल ऑलरेडी आते हैं, सभी को एक आर्मी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सिविल में भी लागू होता है, रेलवे में भी लागू होता है। 1-2 एग्जाम्पल है मेरे साथियों के जो लगे हैं उसी के बेसिस पे। PC नॉलेज होना जरूरी है, इंग्लिश मस्ट, नहीं भी है तो छोटे इंडस्ट्री में चलेगा,
लेकिन मेल करना आना ही जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब एक मेन होल्डिंग जॉब है। गार्डों को, नीचे दी लाइन को, पूरे इंडस्ट्री को होल्ड करना, और ऊपर से प्रेशर जो आता है सिक्योरिटी अफसर्स एंड मैनेजर्स का, उसको भी होल्ड करना, यानी कि मुख्य जॉब एक एक्सपीरियंस जॉब, पेशेंसफुल जॉब। इसमें अगर पेशेंस नहीं तो भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि सिविल में कई तरह के लोग टकराते हैं। जब पब्लिक डीलिंग होती है तो किसी से बहस हो गई, किसी से कुछ हुआ, तो भी आप फेल हैं एक तरह से। ओके, सिक्योरिटी एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड दोनों बात है। भाई आप अगर फ्रेशर हैं तो सैलरी अप डाउन हो सकती है, आपसे कोई सिक्योरिटी का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वी आर ऑलरेडी फ्रॉम सिक्योरिटी सेक्टर। हाँ, ये वहां का डीलिंग अलग है और सिविल का डीलिंग अलग है। तो एक अच्छा परफेक्ट डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड सिविल में 1 महीने में सारे सिस्टम को पिकअप कर जाता है, सिविलियन के हिसाब से अगर हम तुलना करें। वी आर ऑलरेडी डिसिप्लिन एंड जो भी हमारे ग्राउंड वर्क है, एडमिन वर्क, छोटे छोटे वर्कों को हम होल्ड करके आते हैं अगर हम सोचें तो। और रिक्वायर भी है, अगर आप किसी दूसरे इंडस्ट्री में जंप मारते हैं अपनी सैलरी को अप करने के लिए, अपने पैकेज को अप करने के लिए, तो वहां आपके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ सकती है। आपसे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, आपसे इंटरव्यू में बहुत कुछ पूछा जा सकता है इफ यू आर नॉट फ्रेशर। ओके, सिक्योरिटी नॉलेज, फायर सेफ्टी, पर्सन कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, गेट कंट्रोल, व्हीकल एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो लगभग हम डिफेंस में सारी चीजों को ऑपरेट करके आते हैं, और अगर वहां से इंटरव्यू में आपसे नॉर्मली इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर वही बात कि अगर आप इंडस्ट्री चेंज करते हैं, ऑलरेडी आप सुपरवाइजर हैं और आप सिक्योरिटी अफसर में कहीं जाना चाहते हैं, तो आपसे फिर निश्चित है कि इन सब चीज के बारे में डीपली मालूम किया जा सकता है। आपसे सैप के बारे में मालूम किया जा सकता है, आपसे मेलिंग सिस्टम, आपसे एचआरए, आपके इंडस्ट्रीज के बारे में, इमरजेंसी क्या है, असेंबली पॉइंट क्या है, वगैरह वगैरह, जो मेरे पिछले वीडियोज में मैंने डाला है, आप उनमें से इन चीजों को सीख सकते हैं। मैं ये क्लासेज इस हिसाब से बना रहा हूं, ये वीडियो इस हिसाब से कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप मेरे वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं लिंक में। और जिनके पास चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है विद ऑल नोटिफिकेशंस, वो हर तरह का जो भी इसमें क्वेश्चन आ रहा है आप उसके लेवल का वीडियो देख सकते हैं चैनल में। आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है, आप चैनल से वीडियोस को देखिए और कहीं भी इंटरव्यू फेस कीजिए, यू विल बी 100% सक्सेस इन योर इंटरव्यू और फॉर योर जॉब अचीवमेंट। फिजिकल फिटनेस बात हुई, सेफ वन हम होते हैं, फौज में जाते हैं, लेकिन वहां से क्या होता है, फौज की जॉब हमारी बड़ी क्रिटिकल जॉब है डिफेंस की, तो वहां से हमको P2, A2, E2 जो भी है 2 लगा के, मतलब कि सेकंड ग्रेड, जो कि फौज के लिए अनफिट हो सकता है बट तो सिविल के लिए फिट, उसकी डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ होता है, फिट फॉर सिविल जॉब। रेलवे वगैरह में भी सब P2 जाते हैं, कई मेरे दोस्त भी गए हैं, उसका एग्जाम्पल। तो अगर आप P2, A2 कुछ भी है, वो आपको भी सिविल सेक्टर में लिया जाता है, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे सिविल सेक्टर हो। आपकी डिस्चार्ज बुक में ऑलरेडी लिखा होता है फिट फॉर सिविल। इंटरव्यू एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, आप छोटे इंडस्ट्री में आपने ट्राई किया, शुरू में सुपरवाइजर में गए, आपने जॉब किया, वहां शायद कुछ पूछा जाए कुछ ना पूछा जाए। जब आप किसी बड़े सिक्योरिटी सुपरवाइजर में किसी बड़े इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू फेस किया जाएगा। वहां पे हमारे अफसर सब लोग, कमीशन अफसर वहां पे हमारे रिटायर्ड इंटरव्यू लेने के लिए एडमिन HR में बैठे होते हैं, सिक्योरिटी हेड बन के होते हैं, उनके साथ आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऑलरेडी आपके सामने इंटरव्यू लेने वाला डिफेंस पर्सनल है एक हायर ग्रेड से, तो आपसे वो क्या पूछ सकता है। तो आप लगभग उनके बराबर नहीं तो 25% अपनी तैयारी करके जाएं और अपने इंटरव्यू को फेस करें। फिर वही बात कि आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, कोई भी डिफेंस पर्सनल जो रिटायर होने के कगार पे है, उनको मेरा वीडियो कहीं से भी मिलता है यूट्यूब में, आपको लगता है नहीं क्वेश्चन पूछने लायक तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। क्योंकि मेरा जो भी वीडियो बनता है वो सब ग्राउंड लेवल है। मैं आई एम इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ए कॉर्पोरेट सेक्टर फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। 2019 को मैंने सिविल सेक्टर में आके ज्वाइन किया था, 18 को, उसके बाद फिर कॉन्टेक्चुअल के बाद फिर ऑन जॉब आज की डेट में। ट्रेनिंग
यस, एज पर इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग में मतलब क्या बोला जाएगा, वहां से हमको सब कुछ ट्रेनिंग है, लेकिन जो इंडस्ट्री में हमारे पेपर वर्क है उसकी एक ट्रेनिंग देना, पैरामीटर में प्रीमाइसिस में क्या वर्क होता है उसकी एक ट्रेनिंग देना, आपका इंडक्शन कराना, लोगों से मिलवाना, ये सब प्रक्रियाएं ऑन रोल जॉब में की जाती है। एज लिमिट अप टू 45। डिफेंस पर्सनल है, कितना भी कम जॉब करके आए 40 38 का हो ही जाता है, तो लगभग इंडस्ट्रीज 45 ईयर तक फ्रेशर को लेती हैं। और अगर मैं करता हूं एंड अबव मतलब कि मानो मैंने 45 में मैं किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और आज मैं 50 का हो जाता हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब मानो मैं किसी बड़े इंडस्ट्री में पैकेज के लिए या किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाहता हूं, रीजन कोई भी हो सकता है, या मैं सिटी शिफ्ट करना चाहता हूं। मान लिया कि मैं आज जहां भी हूं वहां से मैं दिल्ली एनसीआर में या महाराष्ट्र में बॉम्बे कहीं भी जाना चाहता हूं, तो वहां अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो निश्चित है कि आप 30-20% जंप करके जाएंगे। मानो आज आप 50,000 लेते हैं तो वहां आप 70,000 मांगेंगे, तो वहां आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, आपसे इंटरव्यू लिया जा सकता है, और आपकी एज भी 50-55 है तो भी ली जा सकती है। यहाँ बात हम एज की कर रहे हैं तो एज हमारी एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाएगी। 45 साल के हम फ्रेशर भर्ती हुए, अगर हम 50 साल के जा रहे हैं तो पूछ सकता है कि आपने पहले कहाँ काम किया, आपको देना। आप जिस इंडस्ट्री में एज ए सुपरवाइजर एंट्री मारी है आपने, आप उसमें सिक्योरिटी अफसर भी बन सकते हैं एक्सपीरियंस बेसिस पे, वैकेंसी है तो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। और यही चीजें आप इन्हीं शर्तों के आधार पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, उनके साथ किसी इंडस्ट्री के साथ एज ए थर्ड पार्टी काम कर सकते हैं ऑफ रोल में, वहां भी फैसिलिटीज होती है, लेकिन ऑन रोल वाली फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ऑन रोल जॉब एज लाइक की गवर्नमेंट जॉब, आपको ये सारी सुविधाएं सरकारी जॉब की तरह। फिर अगर हम बात करें ड्यूटी की, डे नाइट शिफ्ट भी आ सकती है आपकी, और अगर आप जनरल स्टाफ में है, जनरल शिफ्ट में है, तो आपकी शिफ्ट 8 से 4 या 9 से 5 ये भी चल सकती है डे बाई डे, जरूरी नहीं है आपकी नाइट है, वो डिपेंड करता है आप किस डेजिग्नेशन में किस इंडस्ट्री में किसके लिए गए। 8 आवर्स की जॉब हो सकती है अगर आप ऑन रोल है, ऑफ रोल में है तो आपकी 12 आवर्स की जॉब हो सकती है। शिफ्ट की कोई गारंटी नहीं है, डे नाइट हो सकती है, 2 साल तक आपके साथ डे नाइट चले, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रमोशन हो जाए, आपको ओनली जनरल शिफ्ट में डे में डाल दिया जाए, वो डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशन, डिपेंडेंट अपॉन योर नॉलेज। एकोमोडेशन की बात करें, ऑन रोल में एकोमोडेशन चाहे एचआरए बोलो आप, चाहे अपना टाउनशिप में आपको या कॉलोनी बोलो, वो सब इंडस्ट्री के द्वारा आपको दिया जाता है। अगर उनके पास टाउनशिप नहीं है, कॉलोनी नहीं है, तो आपको एचआरए दिया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। ऑफ रोल की बात करें, एज पर एजेंसी है, वो आपको क्या देना चाहती है, वो जिसका उसका एग्रीमेंट है। जैसे मैं बात करूं बड़े इंडस्ट्री की, वो अंदर ही रेजिडेंस, अंदर ही अपनी कॉलोनियां बनाते हैं, जहां पे सिक्योरिटी भी रहती है और लेबर, इंजीनियर, मैनेजर सब अंदर ही रहते हैं। उस कंडीशन में आपको अंदर एजेंसी वालों के लिए भी एकोमोडेशन कंपनी देती है और अपने ऑन रोल के लिए भी देती है। तो बड़े इंडस्ट्री में आप ऑन रोल में जाए या ऑफ रोल में, आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। कन्वेंस बाय इंडस्ट्री, आप ऑन रोल जॉब में 100% आपको कन्वेंस दिया जाएगा, या आपको किराया दिया जाएगा, आपको अलाउंस दिया जाएगा, जो भी है, और सेल्फ भी आपको जाना पड़ सकता है तो आपको फेयर दिया जाएगा। और अगर आप ऑफ रोल में एंट्री मारिए तो सिचुएशन दूसरी है, वो आपकी एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है एग्रीमेंट। मैं मानता हूं कि लगभग लोग ऑन रोल में जाते हैं डिफेंस पर्सनल, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल में भी जाते हैं थर्ड पार्टी एजेंसी में, लेकिन एक्सपीरियंस बेसिस पे 2-3 साल में, 6 महीने में लोग ऑन रोल जॉब में चले जाते हैं। मेरे कई साथी हैं जिनको मैंने मोटिवेट किया, 3 महीने जॉब किया। एक मेरा दोस्त था, उसने पार्ले के साथ काम किया 6 महीने, उसके बाद वो ऑन रोल जॉब 6 लाख पैकेज में दहेज चले गए। ऐसे कितनी एग्जाम्पल है, मैंने फिर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। और आप समझ सकते हैं 6 लाख का पैकेज का मतलब, एक डिफेंस पर्सनल रिटायर होकर आता है, सैलरी उसकी अगर बात करूं अदर रैंक्स 70-65 नॉर्मल विदाउट अलाउंसेस, और वो 90 तक जीसीयू साहब लोग। जब हम सिविल में आते हैं तो हमारी 38-45 तक पेंशन जाती है। और अगर हम
30 की जॉब पकड़ते हैं तो हम फिर 70 के हो जाते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिविल में आकर जॉब तो करना पड़ता है क्योंकि हम बीच में रिटायर हो जाते हैं। और वो वहां जो 90 या 70 या 24 आवर्स का है, और अगर हम सिविल में आकर जॉब करते हैं तो 8 आवर्स और 12 आवर्स का। तो जब भी आप रिटायरमेंट होते हैं, जब भी आपकी पेंशन डेट आती है, तो परेशान ना हो, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं या प्राइवेट जॉब में। हाँ, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम करने की इच्छुक हैं, आप में काम करने की ताकत है, तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी रेगुलर स्टेबल एज लाइक डिफेंस जॉब, वो भी 8 घंटे और 12 घंटे में, ना कि 24 घंटे में। कन्वेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। ड्रेस कभी भी कंपनियां देती है और एजेंसी भी ड्रेस देती है, लेकिन एजेंसी में आपका पैसा काट लिया जाता है और कंपनी रोल में आपको ड्रेस कंपनी देती है, उसमें आपको कोई कटिंग नहीं होती है। वो कंपनी का रूल होता है हर एम्प्लॉय को ड्रेस देना। तो यू आर ए परमानेंट एम्प्लॉय फॉर 58 ईयर्स। इफ यू वांट टू रिजाइन, वो आपकी चॉइस, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप कंटिन्यू एक इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, आपका असेसमेंट परफेक्ट है, आपका काम परफेक्ट है, तो आप 58 ईयर तक जॉब करके रिटायर हो सकते हैं। पीएफ के साथ हमारा एक पार्ट होता है पेंशन का भी, कुछ पेंशन भी आपको मिल सकती है उसके बाद भी। ऐसा नहीं है कि पीएफ सब पेंशन भी कटती है। सैलरी सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल के लिए। छोटे से छोटे इंडस्ट्री में आप सुपरवाइजर में जाएंगे तो 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ आप ले सकते हैं। 60,000 तक आप बढ़ते बढ़ते जा सकते हैं, लाख तक भी जा सकते हैं। मानो आप सुपरवाइजर में लगे और आप पूरी जिंदगी 45 साल के बाद सुपरवाइजर रहे। अभी समझने वाली बात है। हम डी ग्रुप रेलवे में जाते हैं तो 30,000 28,000 ही मिलता है। हम थर्ड लेवल जॉब गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं तो 25-30,000 ही मिलता है। आप पोस्ट ऑफिस में जाए 35,000 40,000। यहां हम आए, हमारे पास नॉलेज नहीं थी, हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए, हमने इंडस्ट्री ज्वाइन किया। 45 मतलब 40 के भी जो कोई लोग जाएंगे, लेकिन 45 की बात करते हैं। 13 ईयर आपको जॉब करना है और आपके इंक्रीमेंट के मुताबिक अच्छे बड़े इंडस्ट्री में 2,000 से लेके 4-5,000 तक पर ईयर की इंक्रीमेंट लग जाता है। तो मान लीजिए 30 का 35 हुआ, 35 पे फिर आगे लगेगा तो आप लाख 1.5 लाख तक जा सकते हैं एक अच्छे इंडस्ट्री में, अगर आपने एंट्री मारी है तो। बात बरोबर है, सोचने की बात है। मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ अंतर हो सकता है। मैं अगर बात करूं, मान लीजिए कि कोई आदमी आईबी में गया, कोई बैंक में गया, उसकी सैलरी 70-80 हजार, लेकिन आप सोच के देखो कि आप बड़े इंडस्ट्री, टाटा, रिलायंस और XYZ बड़े बड़े इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो ऐसे ही आपकी 60-70 हजार सैलरी लग सकती है। और अफसर साहब की बात करें तो बड़ी बात है, उनके 18 लाख 20 लाख 22 लाख 25 लाख तक के पैकेज भी वो लेते हैं। उनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जेसीओ, एलसीओ एंड अदर रैंक्स वार्ड्स की। सैलरी की कोई वो नहीं। पीएफ भी कटता है, वो आपका है। पहले पीएफ ऑफलाइन होता था, उसको निकालने में दिक्कतें होती थी, आज सब ऑनलाइन है। आप अपना 6 महीने के बाद कभी भी अपना पीएफ रिलीज कर सकते हैं, हर 6 महीने के बाद। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सुपरवाइजर, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में एंट्री करेंगे तो आपको वहां के रजिस्टर्स होते हैं डिफेंस की तरह, सबको मेंटेन करना सीखना पड़ेगा, आना चाहिए। रिपोर्टिंग होती है, जैसे डिफेंस में होती है ऐसे वहां भी एक रिपोर्टिंग होती है हायर अथॉरिटीज को, दिन भर की 24 घंटे की जो प्रक्रियाएं हैं। ऑकरेंस रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, डेली रिपोर्टिंग रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, डेली एक्टिविटीज को रिटन लॉग करना पड़ता है, कंप्यूटर में भी और मैनुअल भी। ऑन प्रीमाइसेस की कंट्रोलिंग बाय सीसीटीवी कैमराज, बाय पेट्रोलिंग, बाई फुट, बाई व्हीकल, जो भी है। फायर सेफ्टी की नॉलेज भी होना चाहिए, जो ऑलरेडी डिफेंस से लेके आते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। सीसीटीवी कैमरा की नॉलेज भी अगर नहीं भी है तो यहां हम सीख जाते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सीसीटीवी की नॉलेज लेके आए, सभी को चांस नहीं मिलता है डिफेंस के विद सिक्योरिटी पर्सनल। और बाकी इसमें बहुत कुछ है। जब आप इंडस्ट्री में एंट्री करेंगे तो आपको होल्डिंग, उसको होल्ड करने का मौका मिलेगा और आप दिन पे दिन सीखते जाएंगे। मान लो मैं भी एक दिन इंडस्ट्रीज में अननोन आया था। मैंने पहले कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब किया टाटा पावर प्लांट के साथ, मैंने काम सीखा। मेरे को जो सिखाने वाले लोग थे बहुत ही परफेक्ट और डिफेंस के लोग थे, कई सिविलियन लोग भी थे, उनसे मैंने सीखा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं अपनी इंडस्ट्री में जॉब भी करता हूं
और संडे में अपने घर लोगों को मोटिवेट करने के लिए, किसी का फायदा हो उसके लिए एक वीडियो तैयार करता हूं। ये मेरा एक शौक है। बात करते हैं अभी फैसिलिटी ऑन रोड, कन्वेंस, लीव, एचआरए, अकोमोडेशन, पेंशन, ड्रेस, मेडिकल, वीकली ऑफ, एज गवर्नमेंट जॉब, सभी फैसिलिटीज मिलती हैं। कुछ अप डाउन हो सकती है। और ऑफ रोल में एज पर एजेंसी, हर वीडियो में वही बात है। थर्ड पार्टी एज पर पार्टी। अब मैं आपको समझा दूं, ऑन रोल मतलब कंपनी में डायरेक्ट जॉब, जिस भी आप कंपनी में जाते हैं उस कंपनी की तरफ से आपको जॉब ऑफर की गई, दैट इज ऑन रोल जॉब। ऑफ रोल जॉब, आप कंपनी के साथ काम करेंगे लेकिन एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी या जिस भी में आप करते हैं, चाहे आप एडमिन में करें या जो भी, आपका कोई इंचार्ज एक एजेंसी होगी, प्राइवेट एजेंसी। और थर्ड पार्टी वो भी एक तरह से। अब मैं बात करता हूं आपको, फाइनली आपने समझ गए सिक्योरिटी सुपरवाइजर में आने की बात। ऐसे ही सिक्योरिटी अफसर में डायरेक्ट लोग आते हैं इंडस्ट्री में। अब हम सिक्योरिटी से हटके अगर मैं बात करूं तो आप मेरी एक बात को समझ लीजिए। अभी मैं इसको मिटाऊंगा और हम कितने तरह की जॉब किस किस सेक्टर में और डिफेंस में ले सकते हैं उसके लिए भी आप तैयार होके आए। मैं इसको अभी डिलीट करूंगा और आगे आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी आप मैं बताता हूं आपको आप किस किस में जॉब और ले सकते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं। नंबर 1, सिक्योरिटी जॉब। ओके, और बात करते हैं नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें तो एडमिन, आप इसमें भी जॉब ले सकते हैं। हम सिक्योरिटी के भी मास्टर होते हैं सिविल में जॉब लेने के लिए, और एडमिन के भी मास्टर होते हैं। आप समझ सकते हैं जो भी हमारे सीएचएम, एनसीओ जो भी काम करते हैं और करवाते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो हम बोलते हैं जीडी वर्क। नंबर 3, हमारा बंदा एचआर में भी जॉब ले सकता है। एचआर डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में। कोई लड़के आजकल बीबीए, एमबीए, कुछ ऐसे कोर्सेज करके आ रहे हैं जो नई जनरेशन है, इसमें भी अप्लाई कर सकती है। बेस्ट सैलरी, एडमिन में बेस्ट सैलरी, सिक्योरिटी में। हम खाली सिक्योरिटी सोच के ना आए, हमें मल्टी सोच के आना पड़ेगा कि यहां नहीं तो वहां। फायर एंड सेफ्टी, आजकल डिफेंस में रहते रहते कई लोग फायर का कोर्स करते हैं, बड़े बड़े कोर्स फायर के चलाए जाते हैं। सेफ्टी के कोर्स चलते हैं आजकल डिफेंस फोर्सेज में। आप आके इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। कई लोग बीकॉम कर रहे हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में, अकाउंट डिपार्टमेंट में, आप अकाउंट डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। नंबर 6, बात करते हैं मैकेनिकल लाइन। इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल और अलग अलग चीजें होती है डिपार्टमेंट। तो जो ईएमई के लोग हैं हमारे, ईएमई वाले, ये लोग फर्स्ट क्लास, इनके लिए अपॉर्चुनिटी, इन सब में तो आ ही सकते हैं। ये मैकेनिकल लाइन में भी एंट्री मार सकते हैं। आईटीआई है, आप जरूर एंट्री मारिए। आप वेल्डर हैं, वेल्डिंग के उसमें आप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। आप इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आपको और एडिशनल कुछ आता है आपकी लाइफ, आप इंडस्ट्री में हर जगह जो डिफेंस में करके आए उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में हर जॉब, हर चीज तैयार है हमारे पास। नंबर 7, एक और चीज देखिए, मेडिकल। सर्च करने की बात है। बड़े इंडस्ट्रीज के पैरामीटर में छोटे छोटे मेडिकल्स होते हैं, ओएचसी, हेल्थ सेंटर। उनमें कहीं कहीं इंडस्ट्री में नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे जीसीओ लेवल के हों चाहे वो एनसीओ लेवल के। क्योंकि डॉक्टर्स
हर समय नहीं होते हैं, तो पार्ट टाइम वहां पे नर्सिंग असिस्टेंट्स को भी हायर किया जाता है। मैंने देखा भी है टाटा पावर प्लांट में, मैंने एक जेसीओ साहब एक एनसीओ को देखा था जब मैं जॉब करता था। उन्हीं चीजों से मैं आइडिया लेता हूँ कि आप समझ सकते हैं 7 तरह की जॉब तो मैंने आपको ये बता दी। तो सिर्फ डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ हम सिविल में आकर क्या है, नॉलेज के अभाव में हम गड़बड़ी कर जाते हैं। हाँ ठीक है, जीडी का आदमी है सिक्योरिटी में आ सकता है, जीडी का आदमी एडमिन में जा सकता है। इससे आगे बात आ गई टेक्निकली। भाई जीडी के लोग ये 2 में तो जा ही सकते हैं। जीडी वाले ने अगर फायर सेफ्टी किया है तो इसमें भी जा सकता है। तो यानी ये जीडी वाले के लिए ये हो गया। एचआर की बात करें तो इसके लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ी होगी। किसी ने बीबीए एमबीए कई लोग करके आते हैं, तो एचआर में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो कंपनी में भर्ती होती है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनी रोल में, एचआर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट जो सिक्योरिटी के कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं जगह जगह, मुंबई दिल्ली, उनमें जहां से वो होल्डिंग करते हैं वहां इस डिपार्टमेंट के लोग लिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी भी वाले वहां लिए जाते हैं। फायर सेफ्टी के लोग ये कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में सब जगह लिए जाते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट कहीं भी आपको लिया जा सकता है सिविल इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट जॉब से हटके बात कर रहा हूं। मेडिकल की बात करें आप किसी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। इंडस्ट्री में बात करें तो आप एज ए नर्सिंग असिस्टेंट इंडस्ट्री के ओएचसी सेंटर में जा सकते हैं, मैकेनिकल वाले ये। और मेडिकल की बात करें तो आप भी जा सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूं सभी प्राइवेट जॉब्स। जॉब ओके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी इसके बाद एक डायरेक्ट सिक्योरिटी अफसर्स में एंट्री के लिए हमको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए डिफेंस पर्सनल के लिए, उसमें एक वीडियो और बनाएंगे और वो भी आपके सामने अपलोड होगा और आप उसमें से भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही है इस वीडियो में। मेरा मकसद यही है कि डिफेंस से रिटायर होने के टाइम आप नॉलेज लेके आए, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना हो या प्राइवेट सेक्टर में। अपना रिटायर होने के बाद आइए, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कीजिए। जिसको उद्योग धंधा चलाना है अपना उद्योग धंधा चलाना है अपना चलाएं। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो आराम करना चाहते हैं वो आराम करें, और जिनको जॉब करना है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, इस तरह से आप आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो डीपली मैंने इसलिए समझाया कि एक्चुअल डिफेंस में रहते रहते हमें बाहर का नॉलेज एक्चुअल कम हो जाता है, सच्चाई है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।